आउटकम्स। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि आज हमें ये ब्लूम टेक्सोनॉमी की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम क्यों पढ़ रहे हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी। बिकॉज जो हमारा NEP 2020 आया है उसके अकॉर्डिंग पहले क्या होता था, ब्लूम टेक्सोनॉमी सिर्फ स्कूल्स में ही यूज की जाती थी। स्कूल्स के जो टीचर्स थे वही लोग इसको यूज करते थे। कॉलेज लेवल पर हम इन टेक्सोनॉमी को यूज नहीं करते थे, बट हमारा जो NEP 2020 आया है इसके अकॉर्डिंग अब नाउ ऑनवर्ड्स सभी को इसके अकॉर्डिंग ही अपना जो लर्निंग आउटकम्स है उसको डिसाइड करना पड़ेगा, इसको यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम पहले जाने कि व्हाट इज ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी मीन्स अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स। मीन्स के जो जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल एजुकेशनल वेंचर्स। मीन्स कि जब भी हम कोई एजुकेशनल काम को शुरू करते हैं या कोई हम टास्क ले लें या किसी भी हम एजुकेशनल ही बात ना करें, इन अवर जो लाइफ है, अपनी जीवन है, अपना कुछ किसी भी फील्ड में जब भी हम किसी काम को पूरा करते हैं तो हम उसको कोई ना कोई वैल्यूज को लेकर, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेकर काम करते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स क्यों जरूरी होते हैं, सो दैट कि लास्ट में हम उसको इवेल्युएट कर पाए कि वेदर वी हैव अचीव्ड अवर टास्क और नॉट। तो इसी बात को ध्यान में रखकर जो है ये ब्लूम टेक्सोनॉमी में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं, उसको फ्रेम करते हैं, देन लास्ट में हम उसको इवेल्युएट करते हैं कि हमने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है या नहीं। Teaching learning process is an attempt to desirable behavioral changes of the students. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारी तब कंप्लीट होती है जबकि हम ये देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में डिजायरेबल बिहेवियरल चेंजेस हुए हैं या नहीं। मीन्स कि जो हम डिजायरेबल से मतलब कि जो पॉजिटिव चेंजेस हम अपने स्टूडेंट्स में चाहते हैं वो पॉजिटिव चेंजेस उसमें आए हैं या नहीं आए। इसके साथ ही action verbs are used to represent what the learner is to do at each level. इसमें कुछ एक्शन वर्ब्स इन्होंने बताए हैं जिसके आधार पर हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो लर्नर है, हमारा जो स्टूडेंट है, उसने क्या अचीव किया है, क्या नहीं किया है। तो सम एक्शन वर्ब्स के द्वारा हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को या लर्निंग आउटकम्स को फ्रेम करते हैं। इस बात की जो आवश्यकता महसूस की गई थी वो 1956 में जो टेक्सोनॉमी डेवलप की गई थी वो की गई थी डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने, और ये एक एजुकेशनिस्ट थे और इनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया ब्लूम टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी में जो है इन्होंने जो ब्लूम ने बताया था कि 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग होते हैं, लर्निंग के 3 डोमेन्स होते हैं जिसके ऊपर टीचर्स को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, द फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चर कि उसको उन्होंने हेड से डिनोट किया है, मतलब सर इसको 3 हेलो हेलो यस सॉरी मैडम, मैडम ये पीपीटी आगे मतलब दिख नहीं रहा, वहीं आपका बस नाम दिख रहा है। मैं बोल रहा था ये यस मैम, ऐसा क्यों हो रहा है? पीपीटी शेयर नहीं हो रही है। पीपीटी नहीं शेयर हो रही है। पीपीटी नहीं शेयर हो रही है। एक सेकंड। ठीक है मैम। पाएंगे। तो ये थी हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस, द कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशंस, जिसके अंतर्गत ये सारा स्टेप्स थे। 6 कैटेगरीज थी। 6 कैटेगरीज के अंतर्गत भी कई सारे सब पॉइंट्स थे। देन सेकंड वन जो हमारा था अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन टीचर्स हम लोग कॉग्निटिव डोमेन पे तो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, लेकिन हम अफेक्टिव डोमेन को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर जाते हैं। यही वजह है कि बच्चे के हम जो इंटरेस्ट, फीलिंग, इमोशंस उसको हम टच नहीं कर पाते। तो
हमें बीइंग ए टीचर इस जो वाला हमारा अफेक्टिव डोमेन है इस पर भी हमें इक्वली ही उतना ही इम्पोर्टेंस देनी है जितना कि हम कॉग्निटिव डोमेन पे देते हैं। ये आपका बॉटम टू टॉप ये भी चलता है, इसमें रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन, ये वर्ड्स इसके सेकंड वाला जो अफेक्टिव डोमेन है इसके जो 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है और ये बॉटम टू टॉप इसमें भी बात की जाती है। रिसीविंग फर्स्ट जो हमारा था रिसीविंग में उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स विलिंगनेस टू अटेंड टू पर्टिकुलर फिनोमिना ऑफ स्टिमुलस, जो भी आप नॉलेज उनको दे रहे हैं वो फोर्सफुली, ये नहीं कि हाँ टीचर सामने बैठी है इसलिए हमें पढ़ना है, या टीचर्स ने हमें क्लासरूम में हमें बिल्कुल एक उसमें बांध रखा है डिसिप्लिन में, या मैडम बहुत तेज है इसलिए हमें डर के कारण ये चीज हमें ये एक्टिंग करनी पड़ रही है कि वी आर रिसीविंग द नॉलेज, वी आर रिसीविंग द फैक्ट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लासरूम एक्टिविटीज में वो खुद इन्वॉल्व हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक रीडिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो या और कोई एक्टिविटीज अगर आप उसको दे रहे हैं तो उस एक्टिविटी को वो विलिंगली अटेंड करने के लिए ready रहे always। then being aware of attending to do something in new environment, और सिर्फ ये नहीं कि क्लासरूम में जो आपने पढ़ाया है सिर्फ क्लासरूम में ही, न्यू एनवायरनमेंट में भी अगर उसको कहीं कुछ अटेंड करने की जरूरत पड़े तो वो उसके लिए भी ऑलवेज रेडी रहे। रिस्पॉन्डिंग, रिसीव अगर उसने कर लिया तो रिस्पॉन्ड वो ऑटोमेटिकली करेगा। अगर वो विलिंगनेस के साथ अगर किसी चीज को अटेंड करता है या सीखता है तो उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा। रिस्पॉन्डिंग रेफर्स टू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के पार्ट पर उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन। जैसे हम देखते हैं ना कि कई बच्चे हमारे हम जब उनका फेयरवेल कराया, हमने वेलकम पार्टी कराई है, हमने कोई और इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, या हमारे एनएसएस एनसीसी के बच्चे हैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, वहां आपको फोर्स नहीं करना पड़ता है, तो इट मीन्स कि उन्हें अपनी ड्यूटीज जो है वो उन्हें पता है। देन वॉलेंटरली रीड्स बियॉन्ड असाइनमेंट, रीड्स मतलब सिर्फ रीड्स नहीं, कोई भी एक्टिविटी आपने जो असाइनमेंट दिया उस असाइनमेंट के बियॉन्ड भी वो वॉलेंटरली उस एक्टिविटीज को करने के लिए ऑलवेज रेडी रहे और प्लेजर के साथ, इंटरेस्ट के साथ, एंजॉयमेंट के साथ उस टास्क को पूरा करे। ये नहीं कि हमें दिया गया है इसलिए हमें करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, कैसे हमें पता चलेगा, शोइंग सम न्यू बिहेवियर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, उसका जो टास्क है, उसके जो एक्सपीरियंस है, उसका जो भी एक्टिविटीज है उसके बिहेवियर में वो चेंजेस ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देंगे। थर्ड वन इज वैल्यूइंग, वैल्यूइंग में बात की गई है इस कंसर्न विद द वर्थ ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, फिनोमेना और बिहेवियर, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, फिनोमेना, बिहेवियर, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, उसकी वैल्यू करना। देन शोइंग सम डेफिनेट इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट, उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना और कोई कमिटमेंट देना, है ना। Then fourth one is organization. Organization is concerned with bringing together different values, resolving conflicts between them. अगर मान लीजिए कि कोई दो अलग अलग एस्पेक्ट है, दो अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उनके बीच में अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई दो अलग अलग बातें हैं, तो उसको साथ में लाना और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना। वो कब कर पाएगा, जब वो दोनों की वैल्यू इक्वली समझ पाएगा कि मेरे लिए अगर मेरा राइट हैंड इंपॉर्टेंट है तो मेरे लिए मेरा लेफ्ट हैंड भी इंपॉर्टेंट है, मुझे इन दोनों को साथ लेके चलना है। ये नहीं कि राइट हैंड अलग है लेफ्ट हैंड अलग है, डेफिनेटली अलग है, लेकिन हमको उसको साथ में लेकर चलना ही चलना है। तो ये वाला इस तरह से कॉन्सेप्ट उसको समझ में आएगा। देन इंटीग्रेटिंग ए न्यू वैल्यू इनटू वंस जनरल सेट ऑफ वैल्यूज, आपकी अगर कोई सेट ऑफ वैल्यूज है उस वैल्यू से वो अपनी कुछ नई वैल्यूज इनकलकेट करेगा। देन गिविंग इट सम रैंकिंग अमंग वंस जनरल प्रायोरिटीज, और उसको फिर वो रैंकिंग देगा। जैसे कि हमने देखा कि ब्लूम टेक्सोनॉमी की जो रैंकिंग थी वो पहले अलग थी, लेकिन जब उसको चेंज किया गया तो उन्होंने उसकी रैंकिंग को चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया, क्योंकि शायद उनको कहीं लगा कि इसमें देयर इज अ नीड टू चेंज, इसमें अब चेंज की आवश्यकता है, तो इस तरह से उन्होंने उसको चेंज किया। तो इसी तरह से स्टूडेंट भी, हमारा जो लर्नर है वो भी उन वैल्यूज को समझेगा। लास्ट वन इज अफेक्टिव डोमेन का जो लास्ट हमारा पॉइंट है, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। लॉन्ग टाइम टू डेवलप ए कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफस्टाइल फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम यहाँ वर्ड बार बार यूज किया गया है। लॉन्ग टाइम अगेन कि उसकी लाइफ स्टाइल में जो आपने उसको नॉलेज दिया है वो उसकी लाइफ स्टाइल में आ जाना चाहिए। जैसे हम कहें कि हमारा जब नेशनल प्रॉपर्टी की बात करें, नेशनल एंथम की बात करें, नेशनल सिंबल की बात करें, तो
हम कॉलेज की जैसे मैं देखती हूँ एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, जब हमारी असेंबली होती है तो नेशनल एंथम चल रहा होता है तो कुछ बच्चे ऑटोमेटिकली सावधान के उसमें खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ चलते ही रह जाते हैं। उनको लगता नहीं हमें तो बस चलना है, चल के अपना जो प्लेस है उस प्लेस पे पहुंचना है ना। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो उसकी इम्पोर्टेंस को समझ ही नहीं पाए। नेशनल एंथम बज रहा है, इट मीन्स कि आप जहां जिस पोजीशन में आपको वहीं पे खड़े हो जाना है, उसको रिस्पेक्ट करना है। तो ये वैल्यूज आना। नेशनल प्रॉपर्टी हमारी, नेशनल प्रॉपर्टी अगर है तो हमने नेशनल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है, तो हमने उनको बताया कि नेशनल प्रॉपर्टी हमारी अपनी है और हमें इसको सेव करना है, इसको हमें सुरक्षित रखना है। तो आप देखेंगे कि कुछ बच्चे तो बराबर ध्यान देते हैं, कुछ लोग जो जब वो सिटीजन बन जाते हैं उनके जो डेली लाइफ है उसमें हम देखते हैं, लेकिन कुछ फिर भी नेशनल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। ट्रेन में गए तो उन्होंने ब्लेड से सीट को फाड़ दिया, या उन्होंने कुछ बल्ब निकाल लिया, या कुछ भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसका मतलब कि वो जो लर्निंग थी उनकी, वो लॉन्ग टाइम लर्निंग नहीं थी, उन्होंने उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा, इमोशंस को नहीं समझा, इसीलिए वो इस तरह के जो भी उनका बिहेवियर होता है वो इस तरह से होता है। फिर देन लर्निंग आउटकम्स एट दिस लेवल कवर ए ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। सिर्फ जो भी लर्निंग उनका आउटकम है वो सिर्फ उनका बहुत लिमिटेड दायरे में नहीं होता है, बहुत लिमिटेड एनवायरनमेंट में नहीं होता है। उसकी रेंज जो होती है वो बहुत ब्रॉड रेंज होती है। ब्रॉड रेंज से मतलब कि लाइफ टाइम जब तक वो इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है उसको जो है उन सारी वैल्यूज को अपने बिहेवियर में इनकलकेट करके रखना ही रखना है, और वो शो करना है कि हाँ, शो फोर्सफुली नहीं करना है, ऑटोमेटिकली उसकी एक्टिविटीज से हमें ये चीजें पता चलेगी। देन एक्टिंग कंसिस्टेंटली विद द न्यू वैल्यू, उसको भी कंसिस्टेंटली उसको यूज करना है और न्यू वैल्यूज को जनरेट करते जाना है। ये था हमारा second domain, that is affective domain related with our heart, emotions, feelings. Then third one is taxonomy for psychomotor domain. Psychomotor domain, it is related with our motor skills, जिसमें कि हम कुछ एक्टिविटी करते हैं या हम अपने बिहेवियर के थ्रू ये शो करते हैं। मोटर स्किल्स में जैसे हम अपने मोटर स्किल्स की बात करते हैं कि जहाँ वो कुछ समथिंग वो कुछ नया इन्वेंट करे, कुछ नया मॉडल बनाए, कुछ नया करे, कुछ उसके बिहेवियर में, कुछ एक्टिविटीज में वो चीजें आए। अगेन ये आपका बॉटम टू टॉप चलता है, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। इमिटेशन की बात करें, इमिटेशन में उन्होंने कहा कि वॉच टीचर और ट्रेनर एंड रिपीट एक्शन, प्रोसेस और एक्टिविटी। वो टीचर को या ट्रेनर को या अपने पेरेंट्स को या जो भी उसको जो कुछ सिखा रहा है उसको वो कंटिन्यूसली वॉच करे, और वॉच करने के बाद उसके बिहेवियर में वो रिपीट एक्शन हमको दिखाई देना चाहिए, वो चाहे प्रोसेस हो, चाहे एक्टिविटी हो, चाहे कोई एक्शन हो, वो उसके उसमें दिखाई देता है। इट मीन्स कि इमिटेशन हो रहा है। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन में कैरी आउट टास्क फ्रॉम रिटर्न और वर्बल इंस्ट्रक्शन, जो भी आपने उसको रिटर्न और वर्बल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उस टास्क को वो कंप्लीट करे, मैनिपुलेट करके उस टास्क को कंप्लीट करेगा। देन प्रिसीशन में परफॉर्म ए टास्क और एक्टिविटी विद एक्सपर्टाइज एंड टू हाई क्वालिटी विदाउट असिस्टेंस और इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ वो इस लेवल पे आ गया कि आपने जो नॉलेज उसको दिया है तो वो कोई एक्टिविटी अगर कर रहा है तो वो विद एक्सपर्टाइज करेगा, फुल एक्सपर्टीज के साथ करेगा और हाई क्वालिटी के साथ करेगा। यहाँ बात कर रहे हैं विदाउट असिस्टेंस और इंस्ट्रक्शन। अब उसको किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, उसको किसी असिस्टेंस की जरूरत नहीं है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी आ गई है कि वो उस टास्क को खुद ही कंप्लीट करेगा। Articulation, relate and combine associate activities to develop methods to meet varying novel requirements. Novel requirements के ऊपर वो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेगा और जो ओल्ड नॉलेज है और न्यू नॉलेज है उनको वो एसोसिएट कर पाएगा। देन नेचुरलाइजेशन, डिफाइन एम, अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी फॉर यूज ऑफ एक्टिविटीज टू मीट स्ट्रैटेजिक नीड। हम जब भी किसी काम को करते हैं तो हम उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज प्लान करते हैं और उसकी जो नीड होती है उसके हिसाब से ही हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट भी, हमारा लर्नर भी इस कंडीशन में आ जाएगा कि वो कुछ स्ट्रैटेजीज खुद ही प्लान करेगा जैसे कि उसकी स्ट्रैटेजिक नीड होगी उसके हिसाब से। ठीक है, अब जैसे लर्निंग आउटकम की बात करें, आज हमने पढ़ा ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो लर्निंग आउटकम्स थे वो क्या होंगे, यहाँ मैंने कुछ फ्रेम किए
जैसे कि अभी आपको भी हर पेपर वाइज आपके लर्निंग आउटकम्स निकालने हैं, देन आपके सब्जेक्ट वाइज निकालने हैं, और आपको उसको जो है कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट वन इज जनरल आउटकम्स, देन सेकंड वन इज स्पेसिफिक आउटकम्स। जनरल वो होते हैं जो सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, जो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के ऊपर होते हैं। आपने देखा होगा अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स के पेपर 1 के लर्निंग आउटकम्स अलग होंगे, फिजिक्स के पेपर 2 के लर्निंग आउटकम्स अलग होंगे, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसके अपने होंगे। हर सब्जेक्ट के लर्निंग आउटकम्स जो जनरल आउटकम्स होते हैं वो अलग होते हैं, और वो सिलेबस में ऊपर सबसे ऊपर लिखे रहते हैं कि इस पेपर के इन यूनिट्स को पढ़ने के बाद ये लर्निंग आउटकम्स होंगे। लेकिन जो स्पेसिफिक आउटकम्स होते हैं, जो आज हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ी, इस टेक्सोनॉमी के आधार पर हम कॉग्निटिव डोमेन के अलग निकालते हैं, अफेक्टिव डोमेन के हम लर्निंग आउटकम्स अलग निकालते हैं, साइकोमोटर के हम अलग निकालते हैं। और ये जो है आपके जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या जनरल आउटकम्स होते हैं ना, ये आपके जो लॉन्ग टर्म में अचीव होते हैं। मीन्स कि आपका कोई एक पेपर है, उस पेपर को जब तक आप पूरा नहीं पढ़ाओगे तब तक उनके वो जनरल लर्निंग आउटकम्स फुलफिल नहीं होंगे। लेकिन जो स्पेसिफिक आउटकम्स है, जो आज हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ी, ये हमारे डे टू डे लाइफ में चेंज होते जाएंगे। डे टू डे क्यों चेंज होंगे? आज जैसे मैंने आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ाया तो मेरे लर्निंग आउटकम्स ये निकले जो आपको दिख रहे हैं। कल अगर मान लीजिए कि मैं कोई नया टॉपिक लेके आती हूँ तो कल मेरे जो स्पेसिफिक आउटकम्स होंगे, स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स होंगे, वो कल फिर चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे हर दिन में चेंज होंगे। मान लीजिए आप कोई एक यूनिट भी पढ़ा रहे हैं तो उस यूनिट में से सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड कि आज हम 40 मिनट्स की क्लास में हम क्या टॉपिक पढ़ाएंगे उस यूनिट में से, और उन टॉपिक्स के हम कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपने ये पहले डिसाइड कर लिया कि हम इस यूनिट में ये टॉपिक पढ़ाएंगे, इस टॉपिक के सब पॉइंट्स हम ये वाले निकालेंगे, और फिर अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो उसके आधार पर आप कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर सारे लर्निंग आउटकम्स आप निकाल लेंगे। देन अगले दिन जब उसी यूनिट को आप कैरी ऑन करेंगे तो उस दिन का आप देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ा रहे हैं। आपके टॉपिक चेंज हो जाएंगे, आपके कंटेंट चेंज हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, यूनिट से मतलब इंटरकनेक्टेड रहेगा लेकिन आपका कंटेंट चेंज हो जाएगा। तो उस दिन के आपके लर्निंग आउटकम्स वो चेंज हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस है जनरल आउटकम जो यूनिट के स्टार्टिंग में लिखे रहते हैं कि इस पूरी यूनिट को पढ़ने के बाद जर्नल लर्निंग आउटकम्स ये रहेंगे, लेकिन स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स जो है वो आपके हर दिन चेंज होते जाते हैं। आज ये है, कल वो होगा, परसों ये होगा। जिस दिन आप जो पढ़ा रहे हैं उसको निकालने के लिए सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड योर टॉपिक, देन सब टॉपिक्स की आज हम ये पढ़ाने वाले हैं। जैसे मैंने इसमें आपको बताया, लिखा है देखिए, ये एक्शन वर्ब जिसको अंडरलाइन किया गया है, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब को लेकर ही आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं या लर्निंग आउटकम्स आपको फ्रेम करने हैं। आइडेंटिफाई द इश्यूज एंड चैलेंजेस इन द डोमेन ऑफ एजुकेशन स्पेशली कंसर्निंग क्वालिटी, then formulate instructional objectives at different level of cognitive, psychomotor and affective domain, है ना। यहाँ मैंने सबको एक साथ लिखा है, लेकिन जब आप क्लासरूम में जब पढ़ाएंगे ना तो उस समय पे आपको डे टू डे लाइफ में आपको कॉग्निटिव के अलग निकालने पड़ेंगे, उसके अपने एक्शन वर्ब्स हैं, अफेक्टिव डोमेन के अपने एक्शन वर्ब्स हैं, उसके आपको अलग निकालने होंगे, साइकोमोटर के अपने एक्शन वर्ब्स हैं, उनके आपको अलग से जो है लर्निंग आउटकम्स आपको लिखने पड़ेंगे। और ये क्लासरूम में जाने से पहले हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारी प्लानिंग होती है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है कि हम इस प्लानिंग को लेके चल रहे हैं, हम इन ऑब्जेक्टिव्स को लेके चल रहे हैं, जो हम इन ऑब्जेक्टिव्स को इन कंटेंट के थ्रू ये ऑब्जेक्ट्स हम या ये मोटिव हम बच्चों में ट्रांसमिट करेंगे। अगर आपने उस नॉलेज को उन्हें ट्रांसमिट कर दिया, उनमें फीलिंग आई, इंटरेस्ट आया, इमोशंस उनके डेवलप हो गए, तो देन वो उनका लास्ट लेवल जो साइकोमोटर डोमेन है उसमें ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा, उनके बिहेवियर को देखने को मिलेगा। और शॉर्ट टर्म बिहेवियर की बात हम कभी भी नहीं करेंगे, हम हमेशा लॉन्ग टर्म बिहेवियर की ही बात करेंगे। इधर जो हम देख रहे हैं, देयर आर सम एक्शन वर्ब्स रिलेटेड विद आवर कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि नॉलेज के ये एक्शन वर्ब्स दिए हैं,
उसके बाद स्टूडेंट किस तरह से उसको परफॉर्म करेगा, उसके बिहेवियर में कैसे आएगा, देन कॉम्प्रिहेंशन के एक्शन वर्ब ये, एप्लीकेशन के एक्शन वर्ब ये दिए हैं, ये उसके बिहेवियर में कैसे चेंज होगा। इसी तरह से ये जो हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी देखी थी उसके ये 6 जो क्राइटेरिया थे, उन क्राइटेरिया के दीज आर द एक्शन वर्ब्स। इन एक्शन वर्ब्स को यूज करते हुए आपको आपके लर्निंग आउटकम्स को फ्रेम करना है, और इससे यहाँ हमें पता चलेगा कि ये एक्टिविटीज अगर बच्चा कर रहा है तो इट मीन्स कि वो आप सक्सेस हुए अपने लर्निंग आउटकम्स को फ्रेम करने में। और इसमें एक और चीज ये होती है कि आपको डेली आपको जो है ना इसका जो ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए उसके हिसाब से आपने कंटेंट डिलीवर किया, लेकिन क्या स्टूडेंट्स ने उसको अचीव किया है या नहीं, उन्होंने कुछ सीखा है या नहीं। तो इसको डेली टू डेली आपको कुछ क्विज या कुछ रिकैप्चुलेशन या क्लासरूम कुछ ऐसी एक्टिविटी करवानी पड़ेगी जिससे आपको पता चलेगा कि उन्होंने वो सीखा है या नहीं सीखा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ब्लूम टैक्सोनॉमी। थैंक यू सो मच। इफ एनी क्वेरीज, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत ही रेलेवेंट एंड टू द पॉइंट, और बहुत ही अच्छा मैम, इट वाज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच मैम। बहुत इलैबोरेट। मीना मैडम बहुत अच्छा था, स्लाइड्स भी बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू। थैंक यू। यस, किसी को अगर कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो हम उसके ऊपर फिर से बात कर सकेंगे। अदरवाइज एक हमने एक क्विज बनाई है, ठीक है। चेक करना चाहती हूँ कि मैंने जो पढ़ाया है ठीक है। जी जी, एक लिंक मधु मैम शेयर कर रही है, उसमें क्विज है और फीडबैक लिंक दोनों साथ में ही है। वो सभी को आपको उसको अटेम्प्ट करना है। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, एम आई ऑडिबल मैम? या मैम? यस मैम, राना मैम। हाँ मैम, जैसे कि अभी हमको वेबसाइट के लिए टास्क मिला है लर्निंग आउटकम्स का, यस मैम। उसमें हम सब्जेक्ट और पेपर आउटकम्स हम लोग लिख रहे हैं। ठीक तो है जैसे मैम। आपने अभी बताया कि जो आउटकम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी, कुछ जर्नल होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं। तो अभी हमको जो टास्क मिला है इसमें हमको जर्नल आउटकम्स लेना चाहिए या स्पेसिफिक, मैम या दोनों जनरल आउटकम्स आप सिलेबस को जब देखेंगे ना तो यूनिट के पहले आपके वो लिखे हुए होते हैं, वो आपको नहीं लेने। जनरल हैं? आउटकम्स ऑटोमेटिकली वहां लिखे हैं, जब आपको पेपर के देने हैं तो आप उसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसी में आप और एड ऑन कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक अच्छा। यूनिट के भी मांगे गए हैं आपसे। जैसे यूनिट 1 के भी आपको देने हैं, यूनिट 2 के देने हैं, यूनिट 3 के देने हैं। तो यूनिट 1, 2, 3 का जो कंटेंट है उस कंटेंट के बेस पर आप इन एक्शन वर्ब को यूज करते हुए, यहाँ एक चीज और याद रखनी होती है मैम कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी हम कैसे डिसाइड करते हैं। हम डिसाइड करते हैं मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट का जो मेंटल लेवल है ना उसके हिसाब से हम डिफिकल्टी लेवल डिसाइड करते हैं। अगर छोटे बच्चे को के साथ आप डील कर रहे हैं तो आपके फिर एक्शन वर्ब्स उस तरह से हो जाएंगे, आपका टास्क वैसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम कॉलेज की बात करें, कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें, तो हमको फिर उस लेवल पे उस तरह से आपका जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं या लर्निंग आउटकम्स है वैसे फ्रेम करने होंगे, आपको यूनिट से निकालने। अच्छा, ओके ओके। तो जर्नल आउटकम्स हमको लेने होंगे, क्योंकि हमको पेपर के आउटकम्स लिखना है तो वो जर्नल होंगे, जब यूनिट्स में जाएंगे तो स्पेसिफिक हो जाएगा। जी जी जी। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। और कोई किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, एक क्विज की लिंक शेयर की होगी मधु मैम ने, प्लीज उसको, जी जी, सब लोग उसको कर दीजिए। उसी में फीडबैक लिंक भी है और एक क्वेश्चंस की कुछ मैंने 4-5 क्वेश्चंस भी बनाकर डाले, तो उसको भी आप कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मैम ठीक है मैम मैडम मधु मैम, मीना मैम प्रेजेंटेशन भी शेयर कर सकती हैं क्या? प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दी है मैम। हाँ मैम, because- वो कॉलेज ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी मैम। जी जी जी। मधु मैम किसी का माइक ऑन है?
हाँ, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारी कब कंप्लीट होती है, जैसा कि हम इस चार्ट में देख रहे हैं, डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो हमारे लर्निंग के 3 डोमेन है, कॉग्निटिव जहाँ नॉलेज की बात की जाती है, अफेक्टिव जहाँ फीलिंग्स, हार्ट जैसे हमने बताया था, साइकोमोटर डोमेन डूइंग या एक्टिविटीज, जो भी बच्चा एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, ये तीनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हम इसमें से किसी भी एक डोमेन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते या इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जब तक हम इन तीनों डोमेन पर इक्वली वर्कआउट नहीं करते हैं और तीनों ही हमारे अचीव नहीं होते हैं, तब तक हमारी लर्निंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। कॉग्निटिव में जैसे उन्होंने कहा कि बच्चा क्या करता है, बच्चे को क्या समझ में आता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, ड्राइविंग ए फॉर्मूला एप्लीकेशन, एंड अफेक्टिव डोमेन में वैल्यूज, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, डिसिप्लिन, फीलिंग्स, डिसिप्लिन, ये सब ऑटोमेटिकली वो उसके बिहेवियर में, डिजायरेबल बिहेवियर जो हमने पहले बात की थी, ये उसके बिहेवियर में ऑटोमेटिकली ये चेंजेस आने चाहिए। देन द थर्ड वन इज साइकोमोटर डोमेन, जिसमें एक्टिविटीज की बात की गई है, स्किल की बात की गई है, मोटर स्किल्स की बात की गई है, इसमें प्रैक्टिकल स्किल, ड्राइविंग, असेंबलिंग, पेंटिंग। अब जैसे ड्राइविंग यहाँ एक वर्ड दिया है, तो हम इसको कॉग्निटिव में बात करें तो हमने उसको थ्योरेटिकल नॉलेज दिया कि ड्राइविंग स्किल, ड्राइविंग जो है, हमको कार चलानी सीखनी है तो उसमें हमें क्या करना होता है, कैसे कैसे हम उसको स्टेप बाय स्टेप हमने उसको थ्योरेटिकल नॉलेज दे दिया। लेकिन वो आपका दिया हुआ नॉलेज कब कंप्लीट होगा, जब उसकी इंपॉर्टेंस को, कार ड्राइविंग की इंपॉर्टेंस को बच्चा समझेगा, उसकी वैल्यू को समझेगा, उसमें इंटरेस्ट लेगा, खुद से उस काम को करेगा, और जब उसका ये स्किल यहाँ डेवलप हो जाएगा, देन आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो हम ये देख रहे हैं, तब वो लर्निंग हमारे आउटकम्स कंप्लीट होंगे। देन इसको हम अगेन एक और मॉडल से जान सकते हैं, कैसे मॉडल, जिसमें कॉग्निटिव डोमेन, यहाँ देखिए अगेन बार बार हेड और माइंड की बात की गई है कि नॉलेज नॉलेज नॉलेज। हम टीचर्स क्या करते हैं, हम सिर्फ इसी एक डोमेन पे बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं। हमारा मोटिव क्या होता है, हमको बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करना, प्रोवाइड करना, प्रोवाइड करना, और इसके कारण इस नॉलेज से क्या मतलब, नॉलेज उनको देना जिससे कि वो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए, और उसके बाद वो भूल जाते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हमने उनको पढ़ाया था, क्या उन्होंने पढ़ा था, वो सब भूल जाते हैं। तो हमारे बीइंग ए टीचर, हमारी ड्यूटी ये है कि हमें साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन पर इक्वली हमें उस पर ध्यान देना है। इसी बात को ध्यान में रखकर ब्लूम ने जो 1956 में जो टैक्सोनॉमी डेवलप की थी, उसमें जो फर्स्ट कॉग्निटिव था, अफेक्टिव था, साइकोमोटर था, कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत उन्होंने उसको 6 क्राइटेरिया में डिवाइड किया था। और जैसा हम ये देख रहे हैं, इसमें हम टॉप टू बॉटम नहीं आते, हम इसमें बॉटम टू टॉप चलते हैं, मीन्स सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ते हैं। मतलब कि स्टार्टिंग जो हमारा नॉलेज होता है वो सिंपल होता है, देन धीरे धीरे उसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने फर्स्ट इस पे रखा था नॉलेज, देन सेकंड उन्होंने रखा कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ये 6 स्टेप्स में उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन को एक्सप्लेन किया था। ये अभी हम बात करें ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में। ब्लूम की टैक्सोनॉमी जैसे उन्होंने फिर नॉलेज जो फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया था, जिसमें कहा रिकॉल इंफॉर्मेशन और रिकॉग्नाइज, 2 वर्ड मेन यूज किए जाते हैं, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज। रिकॉल मीन्स जहां नॉलेज को रिकॉल किया जाता है, रिकॉग्नाइज मीन्स नॉलेज आपके सामने है, चारों तरफ है, आपको उसको रिकॉग्नाइज करके जो आपकी सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से उसको यूज करना। ठीक है, कीवर्ड्स है आइडेंटिफाई, कीवर्ड्स और एक्शन वर्ब, इसके ऊपर इसमें बहुत ज्यादा आपका मतलब जो मेन रोल होता है इन कीवर्ड्स का ही होता है। इसमें आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब, नेम, लेबल, रिकॉग्नाइज, रिप्रोड्यूस, फॉलो। देन कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, वॉट एवर कॉन्सेप्ट आप जो उनको पढ़ा रहे हैं, आप उनको दे रहे हैं, ना सिर्फ थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल और डेली लाइफ के लिए भी अगर आप उनको जो भी चीज दे रहे हैं, उस नॉलेज को अंडरस्टैंड करना, उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है, जिसके कीवर्ड से समराइज, कन्वर्ट, डिफेंड, इंटरप्रेट, गिव एग्जाम्पल्स। यहाँ ये कीवर्ड्स का मतलब ये है कि आपने जो नॉलेज उनको प्रोवाइड किया, अगर उन्होंने एक्चुअली उसको रिसीव किया, तो ये इन वर्ड्स के द्वारा, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि हम राइटिंग फॉर्म में कैसे लिखा जाएंगे, तो इन वर्ड्स से हमें पता चलेगा कि हाँ बिहेवियर में वो चेंजेस आए। देन एप्लीकेशन, यूज द इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट इन ए न्यू सिचुएशन। एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट आपने उनको पढ़ाया, जो नॉलेज आपने उनको दिया, उस नॉलेज को वो न्यू सिचुएशन में कैसे यूज करेंगे।
जिसके कीवर्ड से बिल्ड, मेक, कंस्ट्रक्ट, मॉडल, प्रिडिक्ट, प्रिपेयर. Then next one is analysis. Break information or concept into parts to understand it more fully. यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आपने उसको कोई कॉन्सेप्ट पूरा बताया, ठीक है. जैसे मैं एक एग्जांपल से कहूँ कि या तो छोटे बच्चे हैं या स्कूल के बच्चे हैं, तो उनको आपने बॉडी पार्ट्स के बॉडी के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर जो है, बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, आपने उनको एज ए होल उस टॉपिक पढ़ाया. तो यहाँ वो क्या करेंगे, ब्रेक इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट इनटू पार्ट्स. जो आपने उनको एज ए होल पढ़ाया है उसको वो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसको फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. ऐसा नहीं कि जैसा आपने, जैसे मैथ्स में मेनली होता है कि आपने अगर उनको कोई थ्योरम पढ़ाई, तो वो थ्योरम अगर उनको समझ में आ गई तो उसको अगर या तो वो रट लेते हैं या वो समझ पाते हैं, दो में से एक कंडीशन होती है. लेकिन उसमें से अगर आपने उसको ब्रेक कर दिया या उसमें से कुछ एक पार्ट्स को आपने हटा दिया, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें. तो जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को अगर वो ब्रेक में यूज कर पाए या पार्ट्स में यूज कर पाए या चंक्स में यूज करें, तो इट मीन्स कि उनकी लर्निंग हो गई. जैसे हम बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं, आपने पूरा बॉडी के बारे में बताया, फिर अब आप उनसे पूछिए कि किसी पर्टिकुलर एक बॉडी पार्ट्स के बारे में कि उसके क्या फंक्शंस है, तो वो उस नॉलेज को अगर बता पाता है तो इट मीन्स कि उसकी लर्निंग हो गई है. इसके लिए जो वर्ड्स हैं, कंपेयर, कंट्रास्ट, ब्रेक डाउन, डिस्टिंग्विश, सिलेक्ट, सेपरेट, एक्सेट्रा. देन अपना लास्ट वन इज, इसमें जो जैसे अभी हमने एनालिसिस में देखा था कि जहां वो इंफॉर्मेशन को ब्रेक करते हैं, यहाँ वो ब्रेक इंफॉर्मेशन को या जो छोटे छोटे पार्ट्स में आपने उनको कोई अलग अलग फॉर्मूला दिया है, एक अलग अलग फॉर्मूले को वो साथ में उसको एक साथ लाते हैं और फिर उसको यूज करते हैं. तो ये इसका जस्ट अपोजिट है. इसके एक्शन वर्ब्स है कैटेगराइज, जनरलाइज, रिकंस्ट्रक्ट. देन लास्ट वन इज इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन में मेक जजमेंट अबाउट वैल्यू. जो कुछ टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में जजमेंट लेना. जजमेंट से मतलब यहाँ कोई ऐसा जजमेंट नहीं, जजमेंट मीन्स कि वो जो नॉलेज है उस नॉलेज को वो अपनी डेली लाइफ में कब, कैसे, कहाँ यूज करें. तो इसके एक्शन वर्ब्स है अप्रेस, क्रिटिक, जज, जस्टिफाई, आर्ग्यू और सपोर्ट. ठीक है. ये थी वो टैक्सोनॉमी जो 1956 में ब्लूम ने हमें दी थी. लेकिन मिड 90s में ये, जैसा कि टाइम चेंज होता है, तो टाइम के हिसाब से एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एजुकेशन की जो वैल्यूज हैं, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, वो भी चेंज हो जाती है. इसी बात को ध्यान में रखकर जो मिड 90s में ब्लूम के जो स्टूडेंट्स थे, लॉरेन एंडरसन एंड क्रथवॉल, इन्होंने ये सोचा कि अब इन ऑब्जेक्टिव्स को हमें, जो रिसेंटली हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स है, मोटिव्स है, जो चेंज हुए, उसके हिसाब से ब्लूम टैक्सोनॉमी में भी देयर शुड बी सम चेंजेस. ठीक है. तो उन्होंने इस ब्लूम टैक्सोनॉमी में चेंजेस किए, चेंजिंग द नेम इन 6 कैटेगरीज फ्रॉम नाउन टू वर्ब्स. अभी हम देख रहे थे, जैसे मैं आगे आपको बताऊंगी. देन रीअरेंजिंग देम एज शोन इन फिगर. इसके बाद जैसे ये वाला हम देख रहे हैं 1956 में जो ब्लूम ने दिया था, उन्होंने नॉलेज को सबसे पहले रखा था. इन्होंने क्या किया, इसको सबसे पहले रिमेंबर वर्ड यूज किया और इसको कन्वर्ट किया नाउन से. ये सारे नाउन से नाउन्स को कन्वर्ट किया वर्ब में. तो नॉलेज की जगह आ गया आपका रिमेंबर, कॉम्प्रिहेंशन की जगह उन्होंने वर्ड यूज किया अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन की जगह यूज किया अप्लाई, एनालिसिस की एनालाइज, सिंथेसिस का इवैल्यूएट. अब यहाँ इवैल्यूएशन ब्लूम के अकॉर्डिंग इन्होंने टॉप पर रखा था. ये ऑलवेज ये बॉटम से टॉप पे ही चलता है. इन्होंने टॉप पे इवैल्यूएशन रखा था. जो इनके स्टूडेंट थे, इन्होंने इसको चेंज करके इवैल्यूएट करके इसको 5th पोजीशन पे कर दिया, और जो इनका 5th पोजीशन था इसका नाम चेंज करके क्रिएट कर दिया और इसको उन्होंने नेक्स्ट उस पर कर दिया. ठीक है. तो अगेन वही चीज, ये वाला चार्ट हम देख रहे हैं, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट. इसमें जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, लेवल ऑफ जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो बढ़ते जाता है. तो स्टार्टिंग फेज में बहुत जो है बहुत इजी सा टास्क होता है, सिंपल होता है. देन उसका लेवल जो है वो डिफिकल्ट होता जाता है. जैसे कि हम छोटे बच्चे की एग्जांपल से समझे कि जब स्टार्टिंग में बच्चा नर्सरी और KG1 KG2 पढ़ता है, तो हम उसको डायरेक्टली इंग्लिश में स्पेलिंग नहीं बताते कि वन की स्पेलिंग ONE वन है. हम कैसे सिखाते हैं उसको, सबसे पहले हम वन क्या होता है उसको कैसे हम लिखते हैं,
फिर 1 का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसको हम कैसे 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा। इस तरह से पहले हम उसको नंबर सिखाते हैं, देन हम उनको मल्टीप्लाई सिखाते हैं, देन हम उनको कुछ और सिखाते हैं। तो लेवल ऑफ जो है ना, डिफिकल्टी लेवल धीरे 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 बढ़ता जाता है। वही इस चार्ट में इन्होंने शो किया है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता गया। देन ये जो 6 हमने वहाँ देखे थे ब्लूम टेक्सोनॉमी के जो भी क्राइटेरिया थे, यहाँ हमने देखा था। तो देन फर्स्ट वन हमारा रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, ये 6 क्राइटेरिया में उनको बांटा है। तो यहाँ रिमेम्बरिंग में क्या होगा, प्रीवियस लर्न मटेरियल, वो मेमोरी को जो उनका प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज मीन्स कि आज आप जो पढ़ाओगे उससे पहले वो कितना जानते हैं, उस नॉलेज को यूज करेंगे बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स और रिकॉग्नाइजिंग। 2 वर्ड इन्होंने भी यूज किए, लेकिन यहाँ इन्होंने इसमें एड ऑन किया प्रीवियस लर्न मटेरियल, मतलब जो उनको पहले से आता है उस नॉलेज को यूज करना। देन अंडरस्टैंडिंग में डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज बाय ऑर्गेनाइजिंग। इसमें क्या है कि अगर उन्होंने कोई चीज सीखी तो वो डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे उन फैक्ट्स को, उन आइडियाज को जो कि आपने उनको दिया है, या मेन आइडियाज जो आपने उनको एक कोई आइडिया दिया है, कोई वैल्यू दी है, कोई फॉर्मूला दिया है, उसको वो डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे इन अ डिफरेंट सिचुएशन, क्लासरूम की बियॉन्ड द क्लासरूम सिचुएशन। ठीक है। देन अप्लाइंग में क्या होगा, सॉल्व प्रॉब्लम्स टू न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज। उन्होंने जो नॉलेज को एक्वायर्ड किया है, जो नॉलेज उन्होंने आपसे लिया है, उस नॉलेज को न्यू सिचुएशन में या न्यू प्रॉब्लम में वो कैसे अप्लाई करेंगे। देन एनालाइजिंग में ब्रेक इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई चीज नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन आपने उसको दी है वो उसको चंक्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, या उनको छोटे छोटे उसमें टुकड़ों में वो उसको डिवाइड करके उस नॉलेज का यूज करेंगे। जरूरी नहीं कि हमने उनको जो पूरा नॉलेज दिया वो एट ए टाइम उसको हम यूज करें, उसमें से किसी एक इन्फॉर्मेशन को हमें किसी सिचुएशन में अगर यूज करना है तो वो वहां पर उसको कैसे यूज करेंगे। देन इवेल्युएटिंग में अगेन वही जजमेंट वाली बात है, इन्फॉर्मेशन के बारे में जजमेंट लेना, उसकी वैल्यू को समझना और उस नॉलेज को कहाँ कब कैसे यूज करना, ये जजमेंट का उनमें डेवलप हो जाता है। क्रिएटिंग में क्या होता है, क्रिएटिंग में कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन अ न्यू पैटर्न और ए न्यू सॉल्यूशन। जो नॉलेज आपने दिया है उसको वो किसी न्यू पैटर्न में या तो डेवलप करेंगे, चेंज करेंगे, या उसका कोई न्यू सॉल्यूशन वो खुद क्रिएट करेंगे। ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन का जो फर्स्ट हमने देखा था रिमेंबर की बात करें तो रिट्रीव नॉलेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी पे यहाँ फोकस किया गया है। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो मेमोरी होती है कि एक बार जो नॉलेज हम बच्चों को दे दे वो उसका वो ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम दे और वो नॉलेज वहीं खत्म हो जाए। लॉन्ग टर्म मेमोरी मीन्स कि उस नॉलेज को वो लाइफ लॉन्ग यूज करे। अगर आपने कोई चीज उनको सिखा दी तो उसको वो, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हमने स्कूल में पढ़ा है, शायद हमें उसका कॉन्सेप्ट ही याद नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें उस तरह से वो नॉलेज शायद प्रोवाइड नहीं किया गया। तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि चाहे हम उनको थोड़ा पढ़ाएं, कम पढ़ाएं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होनी चाहिए उनकी लाइफ में। वो जैसे कि अभी मैं आपको एक ड्राइविंग का जो एग्जाम्पल दे रही थी कि ड्राइविंग करना, अगर आपने ड्राइविंग सिर्फ थ्योरेटिकल उनको बताया, उन्होंने इंटरेस्ट लिया, थोड़ा इंटरेस्ट लिया, छोड़ दिया, उसके बाद उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, तो वो ड्राइविंग कभी भी नहीं सीख पाएंगे। तो क्या ऐसी लर्निंग लॉन्ग टर्म लर्निंग होगी? नहीं होगी। लेकिन अगर वो बार बार प्रैक्टिस करेंगे ड्राइविंग की, तो उसके बाद जो उनकी लर्निंग होगी, उसके बाद वो लर्निंग उनकी अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है ना। थ्योरेटिकल नॉलेज उनके कॉन्शियस माइंड में रहता है, थोड़े टाइम तक रहता है, उसके बाद वो कहीं चला जाता है। लेकिन अगर उस पर हम बार बार वर्कआउट करेंगे तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और ऐसी जो लर्निंग होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। तो अगर एक बार हम गाड़ी चलाना सीख गए, एक बार हमने रोटी बनाना सीख ली, तो ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। फिर कोई हमें एट ए टाइम कहे कि चलिए गाड़ी चलाना है या आपको ये टास्क करना है, तो उस काम को करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाती है। इसमें ये 2 वर्ड यूज किए गए थे, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉलिंग। वहां पर मैं इसके बारे में आपको बता चुकी। रिकॉग्नाइजिंग मीन्स के लॉन्ग टर्म मेमोरी दैट इज कंसिस्टेंट विथ प्रेजेंटेड मटेरियल, जो उनके पास है उसके बारे में उसको कैसे यूज करना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि कैपिटल ऑफ इंडिया डैश 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 आपने कर दिया, तो उसका वो जो आंसर देगा उसके लिए उसको रिकॉल करना पड़ेगा कि इंडिया की कैपिटल क्या है।
वो हो जाएगा रिकॉलिंग। ठीक है, रिकॉलिंग हो गया कि वो उसको रिकॉल करना पड़ रहा है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आपने उसके आगे ऑप्शंस दे दिए कि कैपिटल ऑफ इंडिया इज, उसके आगे आपने ऑप्शन दे दिया दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, भोपाल, तो अब उसके सामने 4 ऑप्शन है, उस ऑप्शन में से उसको एक ऑप्शन को निकालना है कि इसमें से विच इज द राइट वन। तो ये हो गया आपका रिकॉग्नाइजिंग। देन सेकंड एस्पेक्ट इज अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड के अंतर्गत भी उसके सब पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स में इंटरप्रिटेटिंग, एग्जाम्पलीफाइंग, क्लासिफाइंग, ये इसके सब पॉइंट्स है जिसमें बात की गई है। इंटरप्रिटेटिंग में चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज करेगा, जो भी नॉलेज है उस नॉलेज को एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में चेंज करेगा, उसको इंटरप्रिटेट करेगा, उसकी व्याख्या करेगा। तो ये यस मैम। इसमें वॉइस आपका कट रहा है, बार बार जी मैम, डिस्टर्बेंस हो रहा है। वॉइस क्लियर नहीं है, बार बार कट हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है, अच्छा क्लियर नहीं है। ओके। एग्जाम्पलीफाइंग में मैम ब्रेक हो रही है। giving specific examples or illustration of a concept or principle, आपने उनको कोई कॉन्सेप्ट दिया, कोई प्रिंसिपल दिया, तो वो उसके कुछ और स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स वो खुद निकालेगा। आपको उसको कुछ ऐसे टास्क देना, इसमें टीचर्स का रोल मेन होता है, बच्चा खुद से कुछ नहीं करेगा। इसमें जो है टीचर्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है, उसको आपको कुछ ऐसे टास्क देने हैं कि जिससे वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स खुद उन एग्जाम्पल्स को फाइंड आउट करें। देन क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग में डिटरमाइनिंग द समथिंग बिलोंग्स टू ए कैटेगरी, जो आपने उसको पढ़ाया है उसको वो डिटरमाइन कर सके। देन थर्ड, सेकंड वन इज अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का ही नेक्स्ट पॉइंट है समराइजिंग। समराइजिंग में एब्स्ट्रैक्टिंग ए जनरल थीम और मेजर पॉइंट्स, जो भी उस आपने उसको जो मेजर पॉइंट्स दिए या जनरल थीम आपने उसको दी है, यहाँ कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की बात की गई है। कॉन्क्रीट मीन्स कि जैसे हम स्टार्टिंग में बच्चों को जब सिखाते हैं तो एप्पल सामने रख के बताते हैं कि दिस इज ए एप्पल, है ना, लेकिन फिर एक मोमेंट आता है कि आप एप्पल को साइड में हटा देते हैं और फिर उससे पूछेंगे कि एप्पल, तो उसके माइंड में वो आ जाता है कि हाँ एप्पल मीन्स मैडम किसके बारे में बात कर रही है। तो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाना। Then inferring, drawing a logical conclusion from presented information, जो भी जानकारी आपने उसको दी है उससे कोई लॉजिकल कंक्लूजन वो खुद निकालने में वो इस कंडीशन में रहे कि वो उससे कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकाल पाए। Then comparing, comparing में डिटेक्टिंग correspondence between two ideas and objects, आपने कोई 2 ऑब्जेक्ट्स के बारे में उनको पढ़ाया, 2 कॉन्सेप्ट आपने उनको पढ़ाए, 2 थ्योरी आपने उनको पढ़ाई, उनके बीच में आपस में क्या कनेक्शन है, उनको वो कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि हम बात करें कि आप मान लीजिए सपोज कोई 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, आपने उनको हिंदी पढ़ाया, आपने इंग्लिश पढ़ाया, आपने मैथमेटिक्स पढ़ाया, आपने साइंस पढ़ाया, तो साइंस और मैथमेटिक्स का आपस में क्या कनेक्शन, इस तरह से, या मैथमेटिक्स में ही 2 अलग अलग थ्योरम का ले ले, उनका आपस में क्या कनेक्शन है, इस तरह से वो 2 आइडियाज, 2 ऑब्जेक्ट्स या 2 थ्योरी के बीच